अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज़ है, इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये किस तरह से काम करती है। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक जारी रही और इन्हीं 4 सालों के दौरान करोड़ों लोग मारे गए। जब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ तो इंसानियत को शर्म आई। लीग ऑफ नेशन ज़्यादा देर नहीं चल सका और ये इदारा नाकाम हो गया। उसकी वजह यह थी कि 1939 में हिटलर भाई साहब ने क्या किया, एक दूसरी जंग अजीम छेड़ दी जिसका नाम था वर्ल्ड वार टू। 1939 से शुरू हुई और इस दौरान क्या हुआ, ये हमारा हिटलर भाई साहब इसने क्या किया, सबके साथ पंगा ले लिया और इसके अंदर फिर अपना अमेरिका शामिल हो गया, रशिया शामिल हो गया, ब्रिटेन शामिल हो गया, जापान। मैक्यूरस फेलोज, आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा और हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज़ है, इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये किस तरह से काम करती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड MCQs की जो क्विज़ हैं वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या इस वीडियो की लास्ट में आपको इसका तरीका बता दूंगा कि आपने इसको कैसे ओपन करना है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा एक बैठक है जिसमें तमाम ममालिक आपस में बैठते हैं और पीस और सिक्योरिटी के हवाले से ये इदारा काम करता है। इसका जो मेन पर्पज़ वो क्या है, दुनिया में अमन को बरकरार रखना है और सिक्योरिटी के हवाले से। और इसके और भी कई काम है, कई इसकी स्पेशल एजेंसीज़ हैं, इससे कुछ ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसको क्यों बनाया गया। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक जारी रही और इन्हीं 4 सालों के दौरान करोड़ों लोग मारे गए। जब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ तो इंसानियत को शर्म आई। तमाम मुल्कों ने मिलकर सोचा कि अब हम लड़ेंगे नहीं, अब हम प्यार के साथ रहेंगे, मोहब्बत के साथ, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने अपने आदमी मरवा दिए हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया, एक इदारा बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को 1920 में बनाया गया। ये लीग ऑफ नेशन 1920 में इसको बनाया गया और इसका पर्पज़ भी बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की तरह ही था, बिल्कुल सेम की तरह का इदारा था। इसका भी काम यही था कि दुनिया में पीस को बरकरार रखना है और सिक्योरिटी को बरकरार रखना है। लीग ऑफ नेशन ज़्यादा देर नहीं चल सका और ये इदारा नाकाम हो गया। उसकी वजह यह थी कि 1939 में हिटलर भाई साहब ने क्या किया, एक दूसरी जंग अजीम छेड़ दी जिसका नाम था वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू 1939 से शुरू हुई और इस दौरान क्या हुआ, ये हमारा हिटलर भाई साहब इसने क्या किया, सबके साथ पंगा ले लिया और इसके अंदर फिर अपना अमेरिका शामिल हो गया, रशिया शामिल हो गया, ब्रिटेन शामिल हो गया, जापान शामिल हो गया। और जापान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, इसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। और आज तक याद रखना है कि जो एटम बम के हथियार हैं, इसका इस्तेमाल अभी तक अमेरिका ने सिर्फ एक मुल्क पर किया जो कि जापान, और बाकी जितने भी एटमी पावर मुल्क है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, किसी ने भी जौहरी हथियार का यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल किसी पर नहीं किया है। तो इसी वजह से ये सिर्फ फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ जो कि जापान पर हुआ। उसके 2 शहर को जला कर रख दिया गया। जब इसमें भी करोड़ों लोग मारे गए वर्ल्ड वार टू में, फिर इंसानियत को शर्म आई कि ये हमने क्या कर दिया, फिर हमने अपने लोग मरवा दिए। फिर इनको शर्मिंदगी हुई और इतने लोग मरवाने के बाद फिर दूसरा इदारा बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का जो नाम है, सबसे पहले इजाद किया था, सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो हमारे इस भाई साहब ने किया था जो कि हैं US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये सवाल बहुत अहम है कि इसका जो नाम कॉइन किसने किया था, तो वो 32वां प्रेसिडेंट था, US प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का प्रेसिडेंट। इसने इसका नाम इस्तेमाल किया और एक डिक्लेरेशन साइन हुआ 1942 में। याद रखना ये नाम भी जो है ना 1942 में इजाद किया गया था, इसने इस्तेमाल किया था। और एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की अहम सवालात, कुछ अहम पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये समझ लें कि आपकी MCQs तैयार हो रही है साथ में और डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है ये क्या है, 1 जून 1942 को साइन हुआ जिसमें 24 कंट्रीज़ ने शिरकत की। ये कब की बात हो रही है, जब यानी कि दूसरी जंग अजीम अभी जारी थी, 1942 की बात हो रही है। और इसमें क्या हुआ, 24 मुल्क शुरू में शामिल हुए। और ये डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं हमारे पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला डॉक्यूमेंट्स, ये इसका डिक्लेरेशन, इसकी ओरिजिनल पिक्चर है जो कि इन्होंने उस वक्त साइन की थी। इसमें बहुत से मालिक यहाँ पर आपको साइन नज़र आ जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर साइन किए हुए हैं यहाँ पर। और ये इस तरह से यहाँ पर इसका नाम इस्तेमाल किया गया यूनाइटेड नेशन का पहली बार। और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो है ना जिक्र किया गया। और फिर ये सोचा गया कि हमने इसको अब बनाना है। ये 1 साल में नहीं बनी, ठीक है ना। ये इसको जो साइन किया वो जो मेन शख्सियत थी उसकी बात हो रही है। इसमें जो था, एक तो था रोजवेल्ट जो कि आपको पता है उस वक्त जो है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इसी तरह से विंस्टन चर्चिल बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है रशिया की तरफ से था,
ये मैक्सिम लिटवन है, ये इसका प्रेसिडेंट नहीं था, ठीक है, ये उनकी तरफ से आया हुआ था। इस तरह से चाइना की तरफ से था टीवी सोंग। तो ये जो बड़े बड़ी शख्सियत उस वक्त समझ लें कि बड़ी बड़ी पावर्स वाले जो मुल्क थे, इन्हों में से ये बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई थी, उनकी मुल्क की तरफ से इन्होंने अपना पहला डिक्लेरेशन साइन किया। अब ये जो इसका अब बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है वो कब साइन हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर 26 जून 1945 को साइन हुआ, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने क्या किया, सान फ्रांसिस्को में। इस 1942 के बाद कई कॉन्फ्रेंस होती रहीं और आपस में मिलते रहे, और सान फ्रांसिस्को में और भी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन 26 जून 1945 को सान फ्रांसिस्को जो कि अमेरिकन सिटी है, वहाँ पर इन्होंने फिर क्या किया, एक चार्टर साइन किया जिसमें 50 ममालिक ने शिरकत की और उनके साइन हुए, जिसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर साइन हुआ था, और इसके टोटल जो है ना 111 आर्टिकल्स हैं अब तक, ठीक है। और इसको बात करते हैं फॉर्म जब कब हुआ। देखिए, ये तो हुआ था चार्टर साइन, लेकिन इसको जब एक्चुअली जब ये काम में आया, इसको बनाया गया, तो ये थी हमारी डेट 24 अक्टूबर 1945। ये दोनों सवाल आते हैं कि चार्टर कब साइन हुआ। चार्टर पहले साइन हुआ था, उस वक्त 50 मुल्क थे, और इसका जो अपने जब ये बनी है तो ये बनी है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि उसके बाद में बनी है। और इस वक्त जो है ना 51 इसमें मेंबर थे। शुरू में से कितने मेंबर थे? 51। उस वक्त 50, इसमें एक और जो ऐड हुआ है 50 के साथ, वो कौन था? पोलैंड आ गया था। तो पोलैंड के आने की वजह से ये एक और बढ़ गया, तो कितने बन गए? 51 बन गए। तो इसके जो ओरिजिनल मेंबर कह दें या फाउंडिंग मेंबर कह दें, उसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो है ना 51 मेंबर थे, और उसमें उस वक्त का इंडिया भी शामिल था। मतलब उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत एक थे, बांग्लादेश भी एक था, तो उस वक्त जो है ना ये भी उसमें इसके जो फाउंडिंग मेंबर में ही आता है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो है ना मेड है, या इसको बनाया गया है, किसने बनाया गया? सान फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिकन सिटी है, वहाँ पर। इसी तरह से हेडक्वार्टर जो इसका है न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर या उसकी बिल्डिंग कह लें कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक सिटी है, ठीक है। इसके जो टोटल मेंबर हैं अब तक वो कितने हैं? 193 मेंबर हैं। 193 मेंबर इसके अब तक हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। और इसका जो लास्ट मेंबर सब में आखिर में शामिल था, वो हुआ था 2011 के अंदर, साउथ सूडान, जो कि सूडान से अलहदा हुआ था। तो ये इसमें अप्लाई किया और इसमें आखिरी मेंबर ये बन गया। पहले 192 थे 2011 तक, ठीक है। इसी तरह से इसके जो ऑब्जर्वर स्टेट है, अब ऑब्जर्वर स्टेट में क्या होता है कि ये असल में ये भी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर होते हैं, ये भी वहाँ पर तकरीर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये इनके लिए कोई जनरल असम्बली में वोट नहीं होता, जो यानी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्विंग में होते हैं, मुशाहदे खातिर, जिसमें क्या होता है कि जो दो ममालिक आपस में राज़ी हो जाएँ तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा अपने काम करता है। जो मुखालिफ ममालिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाद में पढ़ा दूंगा, एक अलग से टॉपिक है। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं UNO का मोटो। अब दो ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन सी हैं? फ़लस्तीन है और वेटिकन सिटी या होली सी भी से कहते हैं, ठीक है। अब UN का जो मोटो है, यूनाइटेड नेशन का मोटो ये है, इट्स यूर वर्ल्ड। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, इंसानियत पर एक बार शर्मिंदगी ज़रूर है कि करोड़ों लोग मरवाने के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद, फिर उन्होंने कहा कि इट्स यूर वर्ल्ड, ये तुम्हारी दुनिया है, अब इसको जी लो, इतने लोग मरने के बाद, ठीक है। चलो ठीक है, बाद में शर्म आई, लेकिन आई सही। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा किसी ना किसी हद तक अब तक कामयाब है, काफ़ी जंगों को रोकने। कोई बड़ी जंग अब तक नहीं हुई, छोटी मोटी तो होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़ी जंग जिसे हम कह सकें या वर्ल्ड वार कह सकें, वो जंग अभी तक नहीं हुई। तो इस इदारे की ये एक कामयाबी समझी जाती है। तो इसका जो मोटो है वो है इट्स यूर वर्ल्ड। इस तरह से इसका जो पर्पस हम कहते हैं फॉरमोस्ट पर, वो क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो मेन पर्पस क्या है कि दुनिया में पीस को कायम रखना है और सिक्योरिटी को कायम रखना है। इसके अलावा और भी इससे काम है, अब तो ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और इसकी वर्किंग लैंग्वेज 2 हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारे पास पहले नंबर पर आती है इंग्लिश, ये इंग्लिश। उसके बाद इसकी ये तरतीब कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा हुआ। 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। रशियन, उसके बाद अरेबिक नंबर 3 पे अरेबिक, और 4 फ्रेंच। इसकी तरतीब याद नहीं करनी कि नंबर 1 2 3, ये जिस तरह भी लिख दे, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह से 5वें नंबर पर हमारी है स्पेनिश के बाद 6ठी हमारे पास जो लैंग्वेज है इसकी है चाइनीज़। तो ये इसकी क्या है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, रशियन, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज़। और इसकी 2 वर्किंग लैंग्वेज है जिसमें मतलब ज़्यादातर काम होता है। वो कौन कौन सी है? एक तो हमारी इंग्लिश है और दूसरी है फ्रेंच। तो ये इसकी दोनों क्या है? इसकी वर्किंग लैंग्वेज है, जिसमें ज़्यादातर जनरल असम्बली भी काम करती है, सेक्रेटरीट भी इसमें काम करता है। सारा जो है ना इसमें ज़्यादातर काम किस में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच में। बाकी जो है ना तकरीर वगैरह रशियन में की जा सकती है, अरबिक में की जा सकती है, स्पेनिश में की जा सकती है और चाइनीज़ में की सकती है। तो इसकी 6 क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं।
यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का मतलब क्या हो, जैसे हमारा जिस्म है, हमारा ये हाथ ऑर्गन है, हमारा दिमाग ऑर्गन है, हमारी आंखें ऑर्गन हैं, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन भी जो है ना एक ऑर्गन के तौर पर काम करती है। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं और ये इनकी अलग अलग पावर है। जैसे हमारे दिमाग की अलग ताकत होती है, हमारे हाथ की अलग ताकत होती है, इस तरह से इन ऑर्गन्स की अलग अलग ताकत है। उनके बारे में देखेंगे इनकी कौन कौन सी ताकत बनती है। सिर्फ यहाँ पर अभी नाम देख लें, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है जनरल असेंबली पहले नंबर पर, दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये अभी जो है ना अभी तक रुकी हुई है, इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 1994 में इसका आखिरी काम हुआ था, ये समझ लें कि अभी तक ये बंद है, ठीक है। और इस तरह से सेक्रेटरीट ये काम नहीं कर रही, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल। सेक्रेटरीट है, ये अहम ऑर्गन है। इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गन्स इसके 6 हैं, अभी तक मौजूद हैं। तो आपने ये याद रखने हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स कितने हैं, 6 बनते हैं। अब इसके अलावा कुछ अहम इसकी एजेंसीज़ भी काम करती हैं, स्पेशल एजेंसीज, जिसमें यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, बहुत सारी यहाँ पर ये सारी लिखी हुई हैं। ये एक फिर अलग से टॉपिक है, इसकी एजेंसीज़ पे, स्पेशल एजेंसीज़ पे मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा। ये अगर यहाँ पे बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम इन 6 जो है ना इनको पढ़ने वाले हैं, जो इसके मेन ऑर्गन हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो पाकिस्तान है, इसने इसको अक़वाम मुत्तहिदा को 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया था। ये पाकिस्तान की जो ज्वाइनिंग हुई थी अक़वाम कितनी थी, 30 सितंबर 1947 में, और इंडिया ने किया था 13 अक्टूबर 1945 में। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया तो आज़ाद ही 1947 में हुआ है, तो 1945 में इसने कैसे ज्वाइन किया। देखें, पाकिस्तान जब इससे अलहदा हुआ तो पाकिस्तान एक अलग स्टेट बन गया, तो इसने अलग से अप्लाई किया। लेकिन इंडिया की मेंबरशिप वो पुरानी ही थी जो उसने आज़ाद होने से पहले, मतलब जब ये दोनों मुल्क एक थे वही थे, तो उसकी मेंबरशिप को जो है ना वही बहाल रखा गया। इसलिए जो है ना ये 1945 में इसकी डेट आती है। यहाँ पर एक और बात अहम है कि जब पाकिस्तान ने अप्लाई किया था, जनरल असेंबली में जब वोटिंग हुई, तो उस वक्त एक मुल्क ऐसा था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था। वो कौन सा था? अफगानिस्तान। ये हमारा बिरादर इस्लाम, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने उस वक्त कहा था कि मैं इस मुल्क को मानता ही नहीं हूँ, इसने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। ये अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन माना जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करता है इसको भी देखते हैं, इससे कितने मेंबर्स हैं, किसके पास कौन कौन सी पावर है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल को 12 जून 1946 में बनाया गया था। ये बिल्कुल ये समझ लें कि जब वो 1945 में बनी तो इसके बाद इसको बनाया गया, और इसको एक कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहाँ पर इसको बनाया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर में USA यानी कि अमेरिका आ जाता है, इसी तरह से रशिया आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम, UK, फ्रांस और चाइना। ये 5 इसकी पावरफुल जो है ना मेंबर माने जाते हैं, क्योंकि ये जो बाकी 10 बनते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, इनकी हकीकत में कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ये जो 5 फैसला करते हैं वही सबको मानना पड़ता है, पूरी दुनिया इनके पीछे खड़ी होती है। और इसकी जो अहम बात यह है कि इन 5 के पास जो है एक पावर है जिसे बोला जाता है वीटो पावर। अब वीटो पावर इन सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर के, एक तो इनको हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये परमानेंट ही रहेंगे। दूसरी बात है इसके पास वीटो पावर है, अगर कोई भी अहम फैसला हो, इकट्ठे हों, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी कोई चीज़ मंजूर ना हो, जैसे कि फ्रांस चाहता है कि मैं इस फैसले पर राज़ी नहीं हूँ, तो ये उसको वीटो कर देता है। वीटो जब करेगा तो फिर वो फैसला अप्लाई नहीं होगा, इसके वजह पूरी दुनिया ठहरेगी नहीं। इस तरह से चाइना इसको वीटो कर सकता है। ये 5 के पास एक वीटो पावर है, और ये जो बाकी 10 हैं इनकी कोई औकात नहीं है, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, क्योंकि ये इनके पास ना वीटो पावर है, और ये बेचारे आते भी 2 साल के लिए हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको 2 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जिसको कौन सेलेक्ट करती है? जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है, बज़रिया वोटिंग के जरिए होती है। इनकी कुछ सीटें होती है हर बराज़म के हिसाब से। तो अब याद क्या रखना है कि इसके जो है ना 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं, जिसमें हमारे पास USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना है, इनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट है, और नॉन परमानेंट को 2 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। ये बातें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है, ये अब तक 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, और भारत भी जो है ना 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट हो चुका है। ये 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब जनरल असेंबली के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा मेन ऑर्गन है। देखें, UN जनरल असेंबली इज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन comprising all member states. It provides a unique forum for multilateral discussion of the full spectrum of international issues covered by the Charter of the United Nations.
जनरल असेंबली कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे मुल्कों में असेंबलियाँ होती हैं, नेशनल असेंबली है, इसी तरह से सूबाई असेंबली है, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती है। इधर भी क्या होता है, किसी मसले पर डिस्कशन की जाती है, करारदादें पेश होती हैं, करारदादें मंजूर होती हैं, कानून साजी होती है, बिल्कुल वैसा ही। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जनरल असेंबली एक पूरी दुनिया की असेंबली समझ लें, जिसमें क्या होता है तमाम ममालिक जो इसके मेंबर हैं 193 ममालिक वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेम डिस्कशन भी होती है, कोई मसला आ जाए, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोई कानून साजी करनी हो तो 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई वोट पास हो जाए तो यहाँ पर जो है ना वो बिल पेश हो जाता है, मंजूर हो जाता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई पेश हो जाए। इसी तरह से इसकी कुछ पावर हैं, उसके बारे में देखना जनरल असेंबली की क्या पावर है। देखिए सबसे ताकतवर तो सिक्योरिटी काउंसिल ही है, लेकिन इसकी भी कुछ ताकत है। इसके जो है ना ये क्या काम करता है, पहले तो ये है कि अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे क्या करता है, जो सेक्रेटरीट जो होता है इसका अहम ऑर्गन है, उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसको ये अपॉइंट करता है, यहाँ से मतलब सेलेक्ट होता है। उसके बाद इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर मैंने बताए हैं 10 होते हैं, तो उनको जो सेलेक्ट करती है वो कौन करती है, जनरल असेंबली ही सेलेक्ट करती है। तीसरी जो इसकी पावर है अप्रूविंग द यूएन बजट। ये बिल्कुल जैसे हमारे असेंबली में बजट पेश होते हैं हर साल, सेम जनरल असेंबली क्या करती है, यूनाइटेड नेशन का एक बजट होता है उसको भी अप्रूव करती है। अब ये जो इसमें जो ना तमाम ममालिक इसमें अपना फंड्स देती हैं, और जो सबसे ज़्यादा फंड देता है वो हम इसमें यूनाइटेड नेशन में वो देता है अमेरिका, यूएस से सबसे ज़्यादा फंड देता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जापान सबसे ज़्यादा फंड देता है, और भी ममालिक सब इसमें फ़ंड देते हैं, और सबसे बड़े जो है ना ज़्यादा ये फ़ंड देते हैं इसमें। तो ये जो इसका बजट होता है इसको पास करना भी किसका काम होता है, जनरल असेंबली का काम होता है। इसका 3 काम होते हैं। जनरल असेंबली का हर साल एक सेशन होता है, ये डेट बहुत अहम है, सितंबर से दिसंबर के दौरान, ये सब सितंबर के शुरू में मतलब ये हो जाता है। ये हर साल जनरल असेंबली यहाँ पर सेशन होता है, जहाँ पर तमाम जो ममालिक के सरबराह होते हैं वो यहाँ पर आके अपना तकरीर भी करते हैं। बहुत से मुल्क हमने अपने सुनी होगी जनरल असेंबली की सितंबर से किसमें दिसंबर के दौरान होती है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जो है ये असल में यूनाइटेड नेशन का जुडिशनल ऑर्गन है, ये अहम ऑर्गन है, मतलब ये कानून के हवाले से जुडिशनल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसे 1945 में बनाया गया, और इसने जो काम करना शुरू किया वो कब किया, अप्रैल 1946 में इसने काम किया, और जून 1945 में इसको बनाया गया था। इसकी जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर मौजूद है, द हैग नीदरलैंड के अंदर, मतलब इसका हेडक्वार्टर कह लें या इसकी मेन जगह कह लें वो क्या होगी, द हैग नीदरलैंड में। याद रखना है कि जितने भी इसके अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्गन्स हैं 6 के 6, उनमें से जो 5 है वो सब के सब न्यूयॉर्क सिटी में ही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जनरल असेंबली हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, सब एक सब कहाँ पर हैं, ये इसमें न्यूयॉर्क सिटी में है। लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद है जो कि नीदरलैंड के अंदर मौजूद है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी सवाल बहुत अहम है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका 15 जजेस का क्या होता है, एक बेंच होता है। 15 जजेस कैसे सिलेक्ट होते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं फॉर टर्म ऑफ 9 ईयर्स। ये 9 साल के लिए सेलेक्ट होता है। 9 साल के बाद हर जज को रिटायर होना पड़ता है, फिर उसी जगह पे अलग जो है ना दूसरा सेलेक्ट हो जाता है। तो टोटल कितने जजेस के 15 हैं, और 9 साल के बाद रिटायर होना पड़ता है। इसकी जो मतलब ये कह लें कि इसकी जो सर्विस है वो 9 साल की होती है। और ये कौन सेलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली करती है, और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों इदारे जो है ना इनको सेलेक्ट करते हैं इन जजेस को, यहाँ पर किसको बिठाना है। इसी तरह से इट इज़ असिस्टेड बाय द रजिस्ट्री, इट इज़ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसकी जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच है। मैंने पहले बताया कि जिसके वर्किंग लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी हैं, इंग्लिश और फ्रेंच ही मानी जाती हैं। अगला ऑर्गन हमारे पास है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या काम करता है, द सेक्रेटरीट कैरियर्स आउट द substantive and administrative work of the United Nation as directed by General Assembly, Security Council and other organs। इसका काम क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं यानी कि इंतज़ामी मामलात हैं उनको इसने संभालना होता है। इसमें हज़ारों मुलाजमीन काम करते हैं, और ये कौन कौन से काम करते हैं, जो जनरल असेंबली इनको कह दे, या सिक्योरिटी काउंसिल इनको कह दे, या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स है यूएन का वो कह दे, इन्होंने करना होता है। जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। और इसका जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं काम के दौरान ये कौन सी होती है, इंग्लिश और फ्रेंच का इस्तेमाल, क्योंकि यही इसकी वर्किंग लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। यहाँ पर कुछ आपको सेक्रेटरी जनरल नज़र आ रहे हैं, ये अपने ओहदे पर फायज रहे हैं, जैसा कि ट्राइगेवली पहला था, और इस तरह से बाकी भी हैं। कोफी अनान आया, ठीक है, घना से जो था। अभी जो मौजूदा चल रहा है वो चल रहा है एंटोनियो गुतेरेस, ये 2023 की बात हो रही है, उसके बाद ये चेंज भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल एंटोनियो गुतेरेस चल रहा है, ये है हमारे सेक्रेटरी जनरल, और ये है सेक्रेटरीट का काम।
नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंडर द ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड द सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द यूएन फैमिली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इकोनॉमिक के हवाले से काम करता है और सोशल के हिसाब मतलब समाज के हिसाब से जो है ना काम करता है। ये माशरे को आपस में कैसे जोड़ के रखना है, मुख्तलिफ इसके सर्वे होते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमी के हिसाब से जो है ना सर्वे करता है और हेल्प करता रहता है और जनरल असेंबली को जो है ना बताता रहता है। जनरल असेंबली ही इसको अपॉइंट करती है। इसके जो अभी तक जो टोटल मेंबर हैं वो इसमें 54 मेंबर रहते हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, जिसको कौन करता है, जनरल असेंबली सेलेक्ट करता है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर जनरल असेंबली अगले मतलब सेलेक्ट कर लेता है। इसमें 24 इसके मेंबर हैं और इसका जो एनुअल सेशन होता है वो क्या होता है, जुलाई के महीने में होता है, हर साल होता है। अभी अक्सर हम सुनते हैं कि एनजीओज़ यहाँ पर काम कर रही हैं। अब ये एनजीओज़ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती हैं, इसी के अंडर ही काम करती हैं। इनका काम ही ये होता है कि जाके अपना सर्वे करना है या इकोनॉमी के हिसाब से किसी को पैसे देने हैं या फिर उसके जो सोशल हैं उनके जो मतलब समाज के जो राब्ते हैं वो कायम रखने हैं, उनके सर्वे करने हैं। बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो इसी तरह से ये हमारा अहम ऑर्गन माना जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि मुल्कों में पीस जो बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी तक जो है ना ये सस्पेंड हो चुका है, ये काम नहीं करता। अभी इसको फारिग समझे, ठीक है। 1994 तक उसने अपना लास्ट काम किया था, अभी तक ये है। अभी इसके पास कोई काम आएगा तो ये लाजमी करेगा, अभी ये मौजूद है। The trusteeship council was originally given the task to oversee the management of the international trusteeship system of the subordinate or colonial regions and support them on their towards independence with the conclusion of the last trusteeship agreement of the Pacific Island nation of the Palau in 1994. The work of the trusteeship council डिफैक्टो एंडेड, ठीक है। अब इसका मतलब है ये क्या करता था, इसका जो काम था वो ये था कि जो भी मुल्क मतलब आज़ाद होना चाहते हैं या आज़ाद हो गए थे, ठीक है, शुरू में उनको जो मसले थे उनके ऊपर उसने क्या करना था, देखना था, उनकी हेल्प करनी थी कि उसने आज़ाद जो मतलब जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो या कुछ, इसमें बहुत सारे काम थे। तो इनको ये ऐसे मुल्कों को जो है ना हेल्प करता था जो कि इंडिपेंडेंस चाहते हों या फिर जो है ना वो इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद हो चुके हों और शुरू में जो क्राइसिस आते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता था ट्रस्टीशिप काउंसिल। और इसके जो ये जो ना इसने अपना आखिरी काम किया था 1994 में। क्या किया था, जब पलायो जो ये है पैसिफिक आइलैंड जब ये आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1994 में इसने लास्ट काम करने के बाद अभी तक जो है ना ये क्या है, एंड हो चुका है। इसको समझ लें सस्पेंडेड है। ये है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभी तक ये किसी काम का नहीं है। अगर किसी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करना नहीं आता तो उसका मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने मेरा नंबर सेव कर लेना है और अपना नाम लिखकर मुझे SMS करना है ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे स्टेटस पर जॉब्स की एड्स वगैरह लगते हैं या एजुकेशन कोई और मालूमात जो आपको ज़रूरत हो वो मुझसे ले सकते हैं, वहाँ पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसमें आपका ही फ़ायदा रहने वाला है। MCQs ओपन करने के लिए आप अपने गूगल पर आ जाएंगे, वहाँ पर आपने लिख देना है गूगल पर ilmiway.com, सेम हमारी वेबसाइट का नाम लिख देना है। वहाँ पर लिखने के बाद सर्च लगा देंगे। सर्च लगाने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन MCQs का। यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट की जो है ना MCQs मौजूद हैं जो कि आपके जॉब के एग्ज़ाम के हवाले से हैं। तो यहाँ से आप इसको और भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा जनरल नॉलेज का सेक्शन। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के MCQs मिल जाएंगे। यहीं पर आपको मिल जाएगा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सब जो है ना तंजीमें यहाँ पर कवर की जाएंगी और ये अपडेट होती रहती है। अब MCQs में आते रहते हैं। परेशान नहीं होना, किसी कोई मसला हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से रब्ता करके मुझसे उसका लिंक व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।